यहाँ पर ये कुछ नाम दिख रहे हैं, इन सभी नामों में जो भी फर्स्ट नेम है वो निकालना है, खाली फर्स्ट नेम सबका निकालना है, और इस व्यक्ति का नाम सिर्फ रोहित है, ओके। और यहाँ पे ये क्लाइंट का पूरा नाम है, और सिर्फ आप इनका फर्स्ट नेम निकाल के दिखाएंगे। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था वहां से स्टार्ट करेंगे, वहां से। आपका नाम क्या था, नाम बताते रहना, मेरे को याद हो जाएगा नाम। क्या नाम था आपका? हेमंत। बताओ बेटा कैसे करोगे, क्या टाइम स्टार्ट हो। और हेलो हेलो हेलो, थोड़ी देर में कॉल बैक। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा लॉजिकल फंक्शंस। लॉजिकल फंक्शंस बेसिकली टेस्टिंग में काम आते हैं। जब आपके पास कोई कंडीशन होती है और कंडीशन के आधार पे आपको डिसीजन लेना हो, वहां पे लॉजिकल फंक्शन यूज होगा। तो ये हमारे पास सबसे पहला फंक्शन आता है इफ। इसको लगाने का तरीका क्या रहेगा, उसको सिस्टम पे एक बार देख लो आप लोग। आप सबसे पहले इफ लगाएंगे, यहाँ पे करेंगे टेस्टिंग। जब भी आप किसी चीज की टेस्टिंग करते हैं तो उसके उत्तर दो बनते हैं, या तो वो ट्रू बनता है या फॉल्स बनता है, ठीक है। अगर आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपका उत्तर टेस्टिंग का ट्रू बनता है तो ये वाला केस रन होगा। ट्रू के केस में ये पैरामीटर चलेगा, जो भी आप लिखेंगे वो रन हो जाएगा। अगर आपका टेस्टिंग फेल हो जाता है तो ये वाला दूसरा वाला पैरामीटर चलता है। अब इस केस को ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे लिख दिया कि 10 बड़ा होता है 3 से। अगर ऐसा है तो यहाँ पे राम प्रिंट हो जाए, अगर ऐसा नहीं है तो श्याम प्रिंट हो जाए। इस तरह का मैंने अगर कोड बना दिया तो आप देखकर बताइएगा कि क्या उत्तर प्रिंट होगा, राम या श्याम में से कोई एक प्रिंट होगा। लेकिन प्रिंट क्या होगा ये डिपेंड करता है टेस्टिंग के ऊपर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 3 से बड़ा होता है, ये बिल्कुल ट्रू बात है। और ट्रू के केस में वो पैरामीटर प्रिंट होगा जो जस्ट इसके बाद लिखा होगा, जैसा बताया गया है। तो इसका आंसर राम आएगा। ये समझ में आ गया। अब इसी के बेस पर हम अपने फॉर्मूले को कंप्लीट करेंगे, यहाँ पर अपने टास्क को। टास्क ये दिया गया है, यहाँ पर है कुछ बच्चों के नाम और ये हैं उनके नंबर। आपको कहा जाता है कि जो बच्चा पास है उसको पास करिए, जो बच्चा फेल है उसको फेल कर दीजिए। ग्रेडिंग सिस्टम यहाँ दिया गया है, अगर किसी बच्चे के नंबर 35 से कम है तो वो फेल माना जाएगा, ओके। जैसे इस बच्चे के नंबर 32 है तो यहाँ इसके बगल में फेल लिखना है। अब मानकर चलिए डाटा आपके पास हजारों की संख्या में है, तो क्या एक एक बच्चे का नंबर देख देख के आप लिखोगे? एक्सेल में कभी ऐसे काम नहीं किया जाता, ठीक है। हमें फॉर्मूला लगाना होगा ताकि इस काम को जल्दी से किया जा सके। क्या करना होगा, आप लगाइए इफ, सामने से लीजिए डाटा, कंडीशन लगाइए। अगर इसका मान ग्रेटर देन इक्वल टू 35 है, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 35 है तो आप यहाँ प्रिंट कर दीजिए पास्ट, अदरवाइज प्रिंट कर दीजिए फेल्ड। अब आप खुद सोच कर बताइए, यहाँ पर जब 32 की वैल्यू आएगी तो 32 क्या बड़ा या बराबर होता है 35 से? दैट इज फॉल्स। फॉल्स के केस में क्या प्रिंट होगा, सेकंड वाला पैरामीटर क्या लिखा हुआ है, फेल्ड। तो आंसर क्या प्रिंट होने वाला है, फेल्ड प्रिंट होने वाला है। एक बार निकालते हैं, बार बार थोड़ी ना निकालते हैं। ड्रैग कर दीजिएगा नीचे तक उत्तर, सबका उत्तर अपने आप आ जाएगा। सीधा ड्रैग करना है, देखो सबका आगे। और मान लीजिए डाटा 1000 तक होगा तो ड्रैग कब तक करोगे, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जाइए कॉर्नर पे डबल टैप कर दो, अपने आप नीचे तक चला जाएगा। इसी को इफ एल्स बोलते हैं। इसमें आप अपने लॉजिक क्वेश्चंस वगैरह लगा सकते हैं। कोई डाउट है इसमें? ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं, नेस्टेड इफ। अब सवाल खड़ा होता है कि नेस्टेड इफ की क्या नीड होती है। नेस्टेड इफ तब लगाना है जब चॉइस 2 से ज्यादा हो। अभी आपके पास चॉइस 2 ही थी, फेल्ड या पास, तो लगता है इफ। लेकिन चॉइस जब 2 से ज्यादा होती है तो नेस्टेड इफ लगता है। ये बात याद रखिएगा बस आप, ठीक है। तुक्का मत लगाया करो, चीजों को कॉन्सेप्चुअली समझो आप। अगर 2 चॉइस हैं तो इफ लगता है, और 2 से ज्यादा चॉइस होती हैं तो नेस्टेड इफ लगता है। नेस्टेड इफ का मतलब होता है एक से ज्यादा इफ लगने वाले हैं, फाइनल। कैसे लगाएंगे देखिए, इस बार मेरे पास ये केस स्टडी है। अगर बच्चे के नंबर 35 से कम है तो सी ग्रेड आएगा, और अगर 60 से कम है तो बी ग्रेड आएगा। ऐसा नहीं है, अगर 60 से ज्यादा है या बराबर है तो ए ग्रेड आएगा। सिस्टम समझ में आ गया? ये वाला मैं करके दिखाऊंगा, ये वाला तुम लोग करके दिखाओगे। ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। इसमें 4 का सिस्टम हो गया। चलिए करके देखते हैं। आपने लगाना है इफ, पहले पहली वाली कंडीशन के साथ चलेंगे। तो पहली कंडीशन क्या है, लेस देन 35 चेक करना है आपको। सामने से डाटा उठा लो, कंडीशन लगा के चेक कर लो क्या ये वैल्यू 35 से कम है। अगर ऐसा है तो क्या प्रिंट करना है, सी। समझ में आ गया? अगर ऐसा नहीं है तो अब देखो कितनी चॉइस बच गई, कितनी बच गई, 2। जब तक 2 चॉइस बच रही हैं तब तक इफ चलता रहेगा। अभी 2 बच रहे हैं चॉइस, फिर से इफ लगाओ। अगर चॉइस एक रह जाती, सिंगल रह जाती, तो इफ नहीं लगता। उस सिंगल चॉइस को लिख के चले जाते, जैसे पिछले वाले केस में था, एक सिंगल चॉइस बची थी फेल लिखने के बाद, तो लिखकर हम चले गए थे। लेकिन यहाँ पर सी को कंप्लीट होने के बाद 2 चॉइस अभी भी बच रही हैं,
यानी कि फिर से इफ लगा दो, इसी को बोलते हैं नेस्टेड इफ। इफ के अंदर इफ आ गया ना, क्या बन गया, नेस्टेड बन गया, नेस्टेड इफ हो गया। तो फिर से उठा लो डेटा, कंडीशन लगाओ लेस देन अगर 60 है तो क्या प्रिंट होगा, बी। अब कितनी चॉइस बच रही है, तो डायरेक्ट लिख दो उसको बचे हुए को। अब ध्यान से देखो, बी लिखने के बाद क्या बच रहा है, ए बच रहा है, अकेला बच रहा है, तो उसमें इफ नहीं लगेगा, सीधा ए लिख के बंद कर दीजिएगा, खेल खत्म। अब इफ को बंद कीजिए, देखिए रेड वाला इफ दिख रहा है आपको रेड ब्रैकेट में, उसको बंद कर दो। अब पहला वाला इफ बंद होगा, ये देखो ऐसे कंप्लीट हो गया। अभी आप एंटर कीजिए गोल्डन आंसर, एक का निकल गया, बाकी का निकालने के लिए यहाँ पे डबल टैप कर दो, सबका आ जाएगा। ये समझ में आ गया, ये वाला कर लोगे ना, आपको डाटा दूंगा, घर पे जाके ईमानदारी से काम करके देखा करो। आप लोग क्या करते हो, यहाँ पढ़ लिया, घर पे जाने के बाद तो राम भरोसे जैसे ये बंदा बोल रहा है, समझ रहे, फॉरगेट हो गया। मैं फॉरगेट थोड़ी ना हो गया, करा ही नहीं कभी काम, फॉरगेट चीजें फॉरगेट होती हैं क्या। अब तुम मेरे से पूछो, मैं ऐसे बोलूं फॉरगेट हो गया, मैं भी बोल दूंगी तुम तो पूछो फॉरगेट हो गया, तुम एक्सेप्ट कर पाओगे इस स्टेटमेंट को, टॉलरेशन के बाहर हो जाएगा स्टेटमेंट। सर कैसी बात कर रहे हो, आप तो टीचर हो, फॉरगेट हो गया था क्या मतलब है। आप पढ़ने आए हो, कोई चीज पढ़ने के लिए आते हो, तुरंत हर टीचर यही बोलते, कुछ भी पूछो तुम, हम कहते हैं फॉरगेट हो गया, आई फॉरगेट इट। व्हाट डू यू थिंक, सेम स्टेटमेंट जब मैंने तुमको 2 बार 3 बार तुमने पढ़ लिया, तुम्हारी ये स्टेटमेंट अच्छी लगती है, शोभा देती है तुमको ये स्टेटमेंट, सीधा बोलना चाहिए सर सॉरी फॉर दैट, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, मैं ट्राई करता हूँ, मैंने पढ़ा नहीं था। एक्सेप्टेड तो एक्सेप्टेड। मैंने एक बार पहले भी एक लाइन बोली थी आप लोगों को, किसी भी काम को करते वक्त जब मैं आपसे कोई चीज पूछूं तो आप उसका एक्सक्यूज दे, तो ये एक्सक्यूज था। तो एक्सक्यूज की एक ही परिभाषा होती है, अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए बनाया गया एक सुंदर बहाना। कभी भी तुम एक्सक्यूज दो ना, ये लाइन दिमाग में ले आया करो, समझ गए। अच्छा ये डन हो गया यहाँ पर इफ एल्स से रिलेटेड। अब आ गया आपके लिए टास्क, एक तो ये है ही, एक टास्क और आ गया, टास्क समझ लो। ये हमारे पास एक बिजली बोर्ड, हरियाणा बिजली विभाग निगम लिमिटेड, उसमें ये है आपकी पुरानी यूनिट जो कंज्यूम हुई है, और ये नई यूनिट आता है ना, एक लाइनमैन आता है, यूनिट देखता है और लिख के चला जाता है। वो पुरानी यूनिट पहले से रहती है उसके सेटअप के अंदर, वो नई यूनिट डाल देता है। थैंक यू। तो जो नई यूनिट वो डालता है, पुरानी में से नई, नई में से पुरानी जो है माइनस हो जाती है और कंज्यूम यूनिट आ जाती है, आ गई कंज्यूम यूनिट। अब उनके पास ना एक पैरामीटर होता है, उस पैरामीटर के आधार पे बिल आता है। कभी भी देखना सर्दियों में बिल कम आता है और गर्मियों में ज्यादा आता है, ठीक है। तो पैरामीटर के आधार पे बिल आता है। बिल कैसे आता है, मान लीजिए अगर आपने यूनिट कंज्यूम किया है विद इन 100, तो आपका यूनिट का बिल आ गया ₹2.5 पर यूनिट। अगर आपने यूनिट कंज्यूम करी है विद इन 300, 100 से ऊपर लेकिन 300 से अंदर अंदर, तो ₹4.5 के हिसाब से आएगा। लेकिन अगर आप ज्यादा यूनिट कंज्यूम करते हैं तो ₹7.5 के हिसाब से आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 कैटेगरी के हिसाब से बंदा माना जाता है। अगर आप 400 यूनिट कंज्यूम कर पा रहे हो, 300 यूनिट, तो मतलब आपको माना जाता है आप लग्जरी जीवन जी रहे हो। जो गरीब इंसान होगा, पंखा चलेगा उसके घर में और बिजली चलेगी, तो उनको सब्सिडी के रूप में बहुत कम यूनिट का प्राइस दिया जाता है, समझे, ठीक है, उनके कम खर्चे दिए जाते हैं। लेकिन आप अच्छी जिंदगी जी रहे हो, मतलब एसी में, मतलब आप अच्छा कमाते हो, तो आप ₹2 क्यों दे रहे हो, आप ज्यादा दो, आप तो कमाते हो, अच्छा है आपका जीवन चक्र, तो आपसे ज्यादा पैसे लेते हैं, समझ में आ रहा है। आप अगर एक छोटी फैमिली से बिलोंग करते हो, आप एक गाड़ी लेते हो, अभी जैसे जीएसटी का रिफॉर्म आया ना, उसमें नहीं बताया आपको, अगर आप एक छोटी फैमिली से बिलोंग करते हो, कोई गाड़ी ले रहे हो, अगर उसका इंजन 1200 सीसी से कम है, तो आपकी जीएसटी कम कर दी उन्होंने, 28 का 18 कर दिया। लेकिन आप तो लग्जरी जीवन जीते हो, आपको तो गाड़ी महिंद्रा एक्सयूवी 700 चाहिए, हैं, 2000 सीसी इंजन चाहिए तुमको, तो हैं, तुम तो लग्जरी जीवन जीते हो, तुम पे तो पैसा है ना। तो वो क्या करेंगे, वो कहेंगे 28 देते थे ना, छोड़ो 40 दो, पहले 28 देते थे ना, छोड़ो छोड़ो 40 दो, 40। समझ में आ रहा है कुछ बात। तो यही होता है सिस्टम। तो ऐसे ही यहाँ पर है सिस्टम आपका, और ये रियल में होता है। आप किसी दिन बिजली की यूनिट कम खर्च कर रहे हैं, आपने 300 यूनिट खर्च करी, बिजली आई मान लीजिए ₹2000 की आ गई, हाँ, और किसी दिन आपने 100 खर्च करी, तो आप उसका हिसाब ऐसे लगाओगे, 2000 मतलब ₹650 लग गए, नहीं, आपकी यूनिट का बिल आएगा केवल ₹300, ₹350, 600 थोड़ी ना आएगा, कम आता है, ये हकीकत में होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो, अच्छा अब ये समझ में आ गया पैटर्न आपको। अगर आपने 300 से ऊपर यूनिट खर्च कर दी, कितना आना चाहिए, 7.5। अच्छा ये बंदा किस कैटेगरी में आता है, ये 3 कैटेगरी है, ए बी सी डी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ए कैटेगरी का बच्चा, बी का और सी का कंज्यूमर। तो ये किस कैटेगरी में आता है, बी में आता है। तो बी के हिसाब से कितने रुपए यूनिट हो गया, अब 235 को ₹4.5 से मल्टीप्लाई करके देखो, उतना ही अमाउंट बनेगा,
इतना ही बन रहा है ना, और ये फॉर्मूले से कैलकुलेट हो रहा है। मैं अगर मान लीजिए यहाँ पर यूनिट बढ़ा दूं, अब 3300 क्यों आया पता है? इस पे 7.5 रुपए का हिसाब किताब लग गया, लगा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे लगा हुआ है ना फॉर्मूला, तभी तो कैलकुलेशन चल रहा है अपने आप। इसको सेट करना है। अब इस पे जो फॉर्मूला लगा हुआ है मैं हटा देता हूँ, वरना तुम चोरी कर लोगे। अब इस पे कोई फॉर्मूला नहीं लगा हुआ, इस पे कुछ देर पहले लगा हुआ था लेकिन अब हट चुका है। आप इसको कैलकुलेट करके ठीक करके लाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं एंड वाले फॉर्मूले पे। एंड फॉर्मूला क्या कहता है उसको समझो। अभी तक जो भी आपने केस लगाए, जो भी आपने कंडीशंस लगाई, वहां पर क्राइटेरिया एक ही था। अभी तक आप मार्क्स के ऊपर काम कर रहे थे, कोई दूसरा पैरामीटर था ही नहीं। लेकिन जब आपके पास दो पैरामीटर होते हैं, उनके बेस पर अगर आपको कंडीशंस लगाना होता है, तो हमेशा याद रखना वहां एंड लगता है या फिर और लगता है। उनके साथ क्या चलेगा? हमेशा एंड चलेगा या फिर और चलेगा। जैसे ये केस स्टडी करते हैं, इस केस स्टडी में हमारे पास कुछ कस्टमर्स का डाटा है, उन कस्टमर्स के नाम यहाँ पर है, उन्होंने किस दिन शॉपिंग किया किसी मॉल में जाके, वो डे लिखे हुआ, और कितने रुपए का शॉपिंग किया वो लिखा हुआ है। अब आपको इस लिस्ट में से उन कस्टमर्स के नाम पता करने हैं जिन्होंने संडे को शॉपिंग किया, वो भी 5,000 से ज्यादा का। किस दिन शॉपिंग किया? संडे को किया। कितने का शॉपिंग किया? अब ये बताओ, क्राइटेरिया तो दो है ना, एक तो डे चेक करना है और एक अमाउंट। पिछले वाले केस में तो एक ही था, मार्क्स से तो चेक कर रहे थे आप, और इससे पिछले वाले केस में भी एक है, यूनिट तो चेक कर रहे हो। तो पिछले वाले केसेस में भी क्या लगेगा? इफ से काम चलेगा। लेकिन यहाँ पर भाई साहब एंड लगेगा या और लगेगा, लॉजिकल आ गया ये, ठीक है। केवल इफ से काम नहीं चलेगा यहाँ पे। अच्छा, एंड और लगेगा ये तो कुछ सुनिश्चित हो गया है, लेकिन एंड कब लगेगा और कब लगेगा ये समझ लो। एंड तब लगाना है जब दोनों कंडीशन आपको सेटिस्फाई चाहिए, तब एंड लगाना है। और तब लगाना है जब कोई एक सेटिस्फाई चाहिए। क्लियर पॉइंट यहाँ तक? अच्छा, इस केस में जो मैंने अभी आपको सिनेरियो बताया कि आपको उन कस्टमर्स का पता करना है जिन्होंने संडे को शॉपिंग किया 5,000 से ज्यादा का, तो क्या लगेगा यहाँ? एंड लगेगा कि और लगेगा? कोरिलेट कर पा रहे हो ना, एंड क्यों लगेगा? चलो लगाते हैं, एंड लिख दिया। पहली कंडीशन क्या थी? अमाउंट चेक कर लेते हैं। अमाउंट उठाया, कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन 5,000। दूसरी कंडीशन कॉमा लगा के लगानी है। डे को उठा लो और इसको मतलब, और इसको चेक कर लो किसके बराबर होना चाहिए? संडे। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिए, जो टेक्स्ट वैल्यू हम उठा के कंपेयर करते हैं, जैसे मैंने वेडनेसडे उठा लिया, लेकिन मैं इसको कंपेयर करना चाहता हूँ संडे से। संडे एक टेक्स्ट वैल्यू है, तो टेक्स्ट वैल्यू हमेशा डबल कोट्स में डाल के लिखनी है। लेकिन जो नंबर होते हैं उनको डायरेक्ट लिखते हैं। जैसे मैंने इसको उठाया और इसको नंबर से कंपेयर कर रहा था, तो मैंने नंबर को डबल कोट्स में नहीं लिखा, ठीक है। जैसे जैसे आप काम करोगे आपको तजुर्बा आएगा, आप इन चीजों को समझने लग जाओगे, रटना नहीं है किसी भी चीज को, ठीक है। अभी आप एंटर कीजिएगा, क्या आएगा उत्तर। एक बात ध्यान रखिए, जब ये फॉर्मूला आप लगाते हो तो ये बदले में आपको रिटर्न करते हैं ट्रू या फॉल्स। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये आपको ट्रू बताएगा, अगर नहीं रहा तो ये फॉल्स बताएगा। इसने फॉल्स क्यों बताया, कारण बताओ। क्योंकि वेडनेसडे है। नीचे वाले का बताओ, ट्रू के फॉल्स? शाबाश। अगले का बताओ, और इसके अगले का बताओ, और इसके अगले का बताओ, फॉल्स। अभी सही जा रहा है सिस्टम आपका। अगर इसी चीज को, इसी सिनेरियो को इस बार हम पलट दें, इस बार ये बोलते हैं कि उन लोगों का पता लगाओ जिन्होंने संडे को शॉपिंग किया है या फिर जिन्होंने 5,000 से ज्यादा का शॉपिंग किया है, तो मेरे स्टेटमेंट में या आ गया है। यानी मुझे उन सब का डाटा दो संडे वालों का, चाहे भले उन्होंने 0 रुपए का शॉपिंग किया हो, मुझे संडे वाले लोगों का डाटा चाहिए। साथ में उन लोगों का डाटा चाहिए जिन्होंने 5,000 से ज्यादा का शॉपिंग किया, भले किसी भी दिन किया हो, ठीक है। तो ऐसे केस में और नाम का फंक्शन चलता है, बाकी सब कुछ वही रहेगा। नंबर ले लिया ग्रेटर देन 5,000, डे ले लिया, इट शुड बी इक्वल टू संडे। अब अगले का बताओ, ट्रू के फॉल्स, और नेक्स्ट वाले का फॉल्स, नेक्स्ट वाले का, अगले वाले का, और सबसे नीचे का। तो चीजें पता लग रही क्यों आ रही है ये, तो आपने ये भी पढ़ लिया। अब इसमें इफ को कैसे कनेक्ट करें, एंड तो चल गया और भी चल गया, इफ इसमें कैसे कनेक्ट होता है वो समझो। मान लो किसी ने ये बोला कि जहां पर ट्रू आ रहा है, ट्रू की जगह पर आप यहाँ मैसेज लिखेंगे डिस्काउंट एप्लीकेबल, और जहां पर फॉल्स आ रहा है वहां पर आप लिखेंगे डिस्काउंट नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि उन लोगों को डिस्काउंट वगैरह दिया जाए, तो मैसेज ही आना चाहिए। तो आप क्या करो, ध्यान से देखिएगा, आप ना यहाँ पे इफ लगाना बगल में, ये सामने से डाटा ले लेना। अब ये डाटा या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, और मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ये इंफॉर्मेशन ट्रू हुई तो वो प्रिंट होगा जो यहाँ लिखोगे, इसमें बढ़ाया था। तो ट्रू वाले केस में क्या चाहते हो आप प्रिंट करना, डिस्काउंट एप्लीकेबल, तो आप यहाँ लिख दो डिस्काउंट एप्लीकेबल। अगर फॉल्स हुआ तो लिख दो डिस्काउंट नॉट एप्लीकेबल।
समझ में आया? अब कर दो एंटर तो मैसेज आ गया ना आपके पास। अब इसको नीचे तक ड्रैग कर दोगे तो सभी का उत्तर आ जाएगा। अब सवाल खड़ा होता है कि ट्रू फॉल्स नहीं चाहिए सर, यही चाहिए डायरेक्ट, ट्रू फॉल्स चाहिए ही नहीं। तो ट्रू फॉल्स वाली जगह पर आपने जो फॉर्मूला लगाया था उस फॉर्मूले को कर लो कॉपी, कर लिया। और ये जो लोकेशन है, क्या नाम है इस लोकेशन का, F4, ये लोकेशन यहाँ यूज हो रही है, कहीं यूज हो रही है F4 पे। F4 को डिलीट कर दो, F4 डिलीट कर दो और वो फॉर्मूला पेस्ट कर दो यहाँ पर, F4 डायरेक्ट आ गया यहाँ पे। अब मैं इसको डिलीट करूंगा तो मेरे फॉर्मूले में यहाँ उत्तर में गड़बड़ नहीं होगा, समझ गए? कनेक्शन खत्म हो गया उसका। मैं इसको पूरे को डिलीट कर सकता हूँ और इसको नीचे तक ड्रैग कर दूंगा, आगे सबको उत्तर। और उसको पकड़ के बगल में यहाँ से यहाँ ले जाएंगे ऐसे। अब आप चेक कर लो, चाहे इसको डिस्काउंट क्यों दिया गया पता है, संडे है, इसको भी संडे के चक्कर में दिया है, इसको दिया गया 6000 के चक्कर में, सब कुछ एवरीथिंग इज फाइन। तो इस तरीके से आप एंड और पे काम करेंगे। कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट आपके पास फॉर्मूला आता है सम इफ। सम इफ एक तरह से कंडीशनली टोटल निकाल के देता है। आपके पास यहाँ पर एक डाटा सेट है, इस डाटा सेट में सभी के सभी प्रोडक्ट की क्वांटिटी लिखी हुई है, इन सब का टोटल यहाँ पे करना है। तो टोटल करने के लिए फॉर्मूला सम होता है, हम सबको पता है। रेंज देंगे, ये मेरे को टोटल करके दे देगा। सवाल टोटल करने का नहीं है, सवाल है कि जिस प्रोडक्ट का नाम मैं लिखूं उसका टोटल आना चाहिए। अगर मैंने प्रोडक्ट का नाम मोबाइल लिख दिया तो मोबाइल का टोटल आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है, ये गलत है। तो इस बार हम टोटल करेंगे डिपेंड अपॉन अ कंडीशन, और कंडीशन क्या है मेरी, प्रोडक्ट का नाम। तो यहां पर लगेगा सम इफ, टोटल होगा कंडीशन के आधार पे, तो क्या लगेगा, सम इफ लगेगा। आप लगा दीजिए सम इफ। सबसे पहले पैरामीटर में पूछ रहा है रेंज, कभी भी कोई फॉर्मूला लगाते हो तो पैरामीटर को पढ़ लिया करो। अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने रैंक का आपसे पूछा था ना एक क्वेश्चन, तो वहां पर आप में से कई सारे बच्चे बिना पैरामीटर पढ़े तुक्के लगा रहे थे। आप पैरामीटर तो पढ़ो। सबसे पहले क्या पूछ रहा है, रेंज। वहां उस केस में वो रेंज नहीं पूछ रहा था, नंबर पूछ रहा था। तो नंबर मतलब एक सिंगल वैल्यू, फिर कॉमा लगा के वो रेंज पूछ रहा था, मतलब पूरा डाटा। और कई बच्चे तो यही गलत कर रहे थे, पैरामीटर तो पढ़ लिया करो। तो पहला पैरामीटर क्या है, रेंज क्या हो गई, ये इंफॉर्मेशन, इसमें से ढूंढना है सब कुछ। अगला पैरामीटर क्या है, क्राइटेरिया, मतलब होता है क्या ढूंढना है, हम ढूंढेंगे इसमें ये वाला डेटा। उसके बाद अगला पैरामीटर क्या है, यानी वो रेंज बताओ जिसके ऊपर सम होगा। तो सम तो इसी पे ही होगा, इनको रटने से अच्छा इनको समझो। अब आप क्लोज कर दो, आ गया उत्तर। मोबाइल की टोटल क्वांटिटी 10 है। अब एक बार प्रोडक्ट फिर से चेंज करते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं लैपटॉप, तो लैपटॉप की 8 है, वेरीफाई कर लो अगर कर पा रहे हो तो। 5 ये रही, 2 रही के, 8 हो गई, ठीक है। इसमें कोई डाउट? अब इसी सिनेरियो के एक और बड़े पार्ट की तरफ चलते हैं, सम इफ्स। इसमें क्या होता है कि इसमें हमें प्रोडक्ट का टोटल करना है, लेकिन शर्त ये कि प्रोडक्ट भी पर्टिकुलर ब्रांड का है, उसी प्रोडक्ट का टोटल निकलेगा जो सोनी ब्रांड का है। अगर मैं ब्रांड हटा दूं तो प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, ब्रांड पे भी चल रहा है। अगर मैं एलजी लिख दूंगा तो एलजी के ब्रांड का टोटल आ जाएगा, सोनी लिखता तो सोनी के ब्रांड का। प्रोडक्ट अगर मैं चेंज कर दूंगा तो एलजी के मोबाइल का टोटल आ जाएगा। इस बार दो कंडीशंस के आधार पर टोटल निकाला जा रहा है, ठीक है। तो इसे हम कैसे करेंगे, अब क्योंकि कंडीशंस यहाँ पर एक से ज्यादा है तो हमारा फॉर्मूला सम इफ्स बन जाएगा, बहुवचन बन गया, इफ्स लगा दिया हमने। पहला पैरामीटर तो ये हो गई सम रेंज। अरे दूसरा पैरामीटर, अब ध्यान से दिमाग में एक्सेप्ट कीजिए क्या कहना चाह रहे हैं। क्राइटेरिया रेंज 1, कितने क्राइटेरिया आपके पास, दो है, एक ब्रांड है एक प्रोडक्ट है। आपका पहला क्राइटेरिया क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, तो वो इसकी रेंज पूछ रहा है आपसे, तो इसकी रेंज बेटा यही तो है, समझ में आ गया, इसकी रेंज यहाँ पर है और इसका क्राइटेरिया यहाँ से उठेगा। सेम ऐसे ही तो पढ़ो, फिर से पढ़ो, यानी क्राइटेरिया 2 हो गया ब्रांड, तो सबसे पहले लेनी है रेंज और उसके बाद लेना है उसका क्राइटेरिया, बस खत्म। अब कल को पूछ ले सिटी तो लगा दो, कल को पूछ ले कुछ और चीज तो साइड में लगा दो, ऐसे मल्टीपल जितने भी आपको लगाने हैं, ब्रैकेट क्लोज करो, गॉट एन आंसर। तो एलजी के मोबाइल 9 है, चेक कर लीजिए, 7 तो ये हो गए और 2 ये हो गए, ठीक है। और सोनी के मोबाइल अगर चेक करें तो 4 बता रहा है, सोनी के नीचे देख लीजिए 4 मोबाइल। तो इस तरीके से आपके फॉर्मूले लगते हैं, और पिछली से पिछली क्लास में काउंटिव और काउंटिव हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। तो ये थे आपके लॉजिकल फॉर्मूले, किसी बच्चे को कोई सवाल करना है तो पूछ सकता है, ठीक है। सवाल ना जब पढ़ते हैं तो इंस्टेंटली कभी सवाल आते भी नहीं है, ये जेन्युइन है, अभी जो आप पढ़ रहे हो दैट इज जेन्युइन, कोई दिक्कत नहीं, सवाल नहीं आते। लेकिन जब अगले दिन क्लास होती है तब भी नहीं होते हैं। उससे पता सीधा सीधा क्या मिलता है मैसेज, कि आपने घर जाके
उस तरीके से या तो पढ़ाई नहीं करी है, ठीक है, वो केस होता है। नहीं तो डाउट ना हो ऐसा होता नहीं है। डाउट कब निकलते हैं, जैसे हमने आपको टास्क दिए, सबके टास्क होंगे ऐसा थोड़ी ना होता है, और टास्क होंगे नहीं, वहां फंसोगे आप लोग, तो अगले दिन वो डाउट बनता है। अब अच्छा यहाँ पर जब क्लास होती है तो कोई डाउट नहीं होता। अभी थोड़ी देर पहले आपने डेमो देखा था, सबसे पहले क्लास स्टार्ट हुई थी तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या था, डाउट है, सारे बच्चे एकदम ओके, मैंने कहा बहुत इंटेलिजेंट हो तुम तो यार, तुमसे मैं पूछता हूँ, जो चीज पढ़ाई थी वही नहीं निकली। अभी नहीं किया, टाइम लगता है खाली। ठीक है भाई, तो ये शीट मैं आपको शेयर कर दूंगा, इसको देख लेना। अभी एक कैटेगरी के फॉर्मूले और मैं आपको पढ़ा देता हूँ, दैट इज फाइनेंशियल फॉर्मूले। इसमें देखना शीट दिख रही है, ये ओके, ये और देख लो आप लोग, चाहे आपकी जॉब लगे ना लगे, ये तो जिंदगी भर काम आएंगे तुम्हारे। सामान लेते हो ना ईएमआई पे, तो तुम खुद बैठ के निकाल लेना कितने की ईएमआई बनी। घर पे पापा वापा कभी तो कोई सामान कभी लोन लेंगे, घर के लिए लोन ले सकते हैं, गाड़ी के लिए लोन ले सकते हैं, तो आप चेक कर लेना बैंक वालों ने सही बनाई है किसकी फालतू बना दी है, चेक कर सकते हो तुम, ठीक है। चलो देखते हैं इसके सिस्टम को। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं फाइनेंशियल फॉर्मूले। फाइनेंशियल फॉर्मूले बेसिकली आप लोगों की मदद वहां करेंगे कल को, अगर आप लोगों का जॉब किसी आईटी अकाउंट या अकाउंट होल्डर या किसी इनकम टैक्स या सीए के अंडर में लग गया, तो आपको ये दुनिया भर के ऐसे फॉर्मूले लगाने पड़ सकते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला आता है पीएमटी। यहाँ पर फाइनेंशियल फॉर्मूले में हमने 6 फॉर्मूले रखे हुए हैं आपके कोर्स के अंदर, एक एक करके उनको हम देखेंगे। ये सारे के सारे फॉर्मूले अकाउंट से रिलेटेड है, अगर आप अकाउंट की फील्ड में कहीं जाएंगे तो ये फॉर्मूले बहुत यूज होंगे। पहला फॉर्मूला है पीएमटी। पीएमटी का फुल फॉर्म यहाँ पर लिया गया है मंथली पेमेंट। इसको हम लोग कहीं ईएमआई कैलकुलेटर भी बोलते हैं। अगर आपको किसी प्रोडक्ट का ईएमआई निकालना है तो इस फॉर्मूले को लगा के निकाल सकते हो, आराम से निकाल के आपको दे देगा तसल्ली से। एक केस स्टडी करते हैं। तो हमारे पास एक यूज केस है पहला, जिसमें लिखा हुआ है कि मान लीजिए आपने कोई चीज लेनी थी, परचेज करनी थी, उसके लिए आपको कुछ पैसों की जरूरत थी, आपने बैंक को अप्रोच किया, बैंक ने आपको लोन इश्यू कर दिया। बैंक ने आपको लोन दे दिया 2 लाख रुपए का, जिसके ऊपर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों पे चार्ज कर रहा है 9.8% एनम। एनम का मतलब होता है सालाना, यानी 100 रुपए पर तकरीबन 9 रुपए 80 पैसे वो एक साल में आपसे ब्याज ले लेते हैं। अच्छा, आपने जो इंस्टॉलमेंट ली, यानी जो भी आपने लोन इश्यू करवाया है, बैंक ने वो लोन जो आपको इश्यू किया है वो 1.5 साल के लिए किया है। कितने साल के लिए? 1.5 साल के लिए किया है, जिसके अंदर टोटल इंस्टॉलमेंट्स आपकी बनती हैं 18। अब यहाँ पैरामीटर्स को समझ लीजिए। लोन हो गया आपका प्रिंसिपल अमाउंट, और रेट हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, एनपीआर हो गया आपका टोटल इंस्टॉलमेंट, एनपीआर नंबर ऑफ पीरियड्स, तो इसका मतलब हो गया टोटल इंस्टॉलमेंट्स। याद रहेगी ये बात, टोटल इंस्टॉलमेंट, टोटल इंस्टॉलमेंट 18। हमको निकालनी है ईएमआई, फॉर्मूला इसमें यूज होगा पीएमटी। बाकी की सिरदर्दी कुछ नहीं है, नीचे पैरामीटर पढ़ो और काम करो। यहाँ पर मैं आपको 2 बातें बताऊंगा जिनको आपको याद रखना है, गलती नहीं होगी आपकी। पहली बात, जो भी इनपुट आप यहाँ पर डालें वो मंथ के अकॉर्डिंग डालना है। किसके अकॉर्डिंग डालना है? कोई डाटा अगर आप डाल रहे हैं और वो ईयर में है तो उसको मंथ में कन्वर्ट करके डालें, ये याद रखना। दूसरी बात, जब भी आप कोई डाटा यहाँ पर डालें, जैसे जो जो चीजें आपसे पूछें वो देनी होती है। अगर आपसे कोई ऐसी चीज पूछी जा रही है जो आपके पास आपके यूज केस में नहीं है, तो उसको खाली नहीं छोड़ना, वहां पे जीरो डाल देना। खाली नहीं छोड़ना है, क्या डालना है वहां पे? बस ये 2 बातें याद रखना। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। रेट पूछ रहा है पहले, कितना है रेट? अब ये रेट ये बताओ, ये सालाना है कि मंथली है? एनुअल। एनुअल क्या होता है? सालाना होता है, तो इसको मंथ में करेंगे ना कन्वर्ट। तो मंथ में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड बाय 12 करेंगे, निकल गया, सेट हो गया मामला। अगला पैरामीटर क्या है? एनपीआर क्या होता है? टोटल इंस्टॉलमेंट। टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी है? टोटल इंस्टॉलमेंट। अब ये बताओ, ये मंथ में है कि ईयर में है? तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। अगर ये ईयर 18 साल होते, ईयर होते, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे? डिवाइड बाय 12 है। अगर यहाँ 1 साल होता तो ये कह रहे हैं कि डिवाइड बाय 12 कर देते। 1 साल में डिवाइड बाय 12 महीने होता है, 1 साल में गुना 12 करोगे तो ही तो महीने निकलेंगे। आप लोग ना दिमाग से नहीं, आप पैटर्न से पढ़ते हो। वहां पर आपने देखा मंथ को कन्वर्ट करने के लिए पैटर्न था डिवाइड बाय, वाह, पैटर्न याद करते हो तुम लोग। ईयर का मंथ कैसे बनता है? गुना 12 करके। और रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर वो एनुअली है, मंथली करना है, तो डिवाइड 12 करके होगा। अभी क्या करेंगे? इसको ऐसी चीज छोड़ देंगे। अगला पैरामीटर कितना है? नहीं करेंगे इंटू, क्योंकि 18 महीने है ना मंथ में ऑलरेडी। अगला पैरामीटर पढ़ो, पीवी क्या था? प्रिंसिपल अमाउंट कितना है वो? 2 लाख रुपए।
अभी हो गए ना, सारे पैरामीटर सेट हो गए ना आपके जो थे। अब बंद कर दो इनको, अभी एंटर करोगे तो उत्तर आ जाएगा आपके पास, लेकिन उत्तर नेगेटिव आएगा। उत्तर कैसा आ रहा है? अभी पता है नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि ईएमआई है, ईएमआई आपके अकाउंट से डेब्ट होती है। क्रेडिट होती है कि डेब्ट होती है? डेब्ट होती है। डेब्ट हमेशा माइनस होता है, क्रेडिट हमेशा प्लस होता है। क्रेडिट मतलब प्लस, डेब्ट मतलब माइनस। डेब्ट अकाउंट की भाषा में डेब्ट मतलब माइनस और क्रेडिट मतलब प्लस होता है। तो ये डेब्ट हो रहा है इसलिए ये माइनस में आ रहा है। तो यहाँ हम इसको माइनस की जगह क्या दिखाना चाहेंगे? प्लस दिखाना चाहेंगे। तो कैसे दिखाएं? आप अपने इस पूरे फॉर्मूले को एबीएस में बंद कर लो। किसमें कर लो? तो एबीएस एक ऐसा फॉर्मूला होता है जो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है और पॉजिटिव को गलत। जवाब पैटर्न पे जाते हो तुम, अपनी नॉलेज यूज नहीं करते। एब्सोल्यूट का मतलब होता है नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है और पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव रहता है। एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आंसर दिखाता है। फिर से वही करा ना तुम लोगों ने, तुम पैटर्न पकड़ते हो बस, पैटर्न दिमाग। एब्सोल्यूट कभी मैथमेटिक्स में टर्म्स आया होगा, कभी पढ़ा होगा, तो एब्सोल्यूट कभी नेगेटिव वैल्यू शो नहीं करता। एब्सोल्यूट का मतलब होता है ओनली पॉजिटिव नंबर्स। तो आ गया उत्तर आपके पास। अब मैं यहाँ पर आपको तीसरी टिप दूंगा, वो याद रखना, कभी भी फाइनेंशियल फॉर्मूला लगाओ हमेशा एबीएस में डाल के लगाओ, उसमें आपको नुकसान नहीं है। अगर कोई आंसर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन अगर कोई आंसर नेगेटिव बन रहा होगा तो वो सही हो जाएगा। तो इसमें बताओ कोई नुकसान है? कल को मैं किसी फंक्शन के ऊपर लगाऊं और आप बोलो सर इस पे जरूरत थोड़ी ना पड़ेगी, क्या बजा रहा है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो दिक्कत कुछ है नहीं। ये तीन बातें याद रखना। पहली बात, जो भी इनपुट आप डालोगे वो मंथ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। दूसरी बात, कोई ऐसा इनपुट आपसे पूछा जाए जो आपके पास नहीं है तो जीरो डालोगे। तीसरा पॉइंट, हर फॉर्मूले को एबीएस में डाल के लगाओगे। आप अगर इन चीजों को फॉलो करके काम करोगे तो बहुत कम चांस हो जाएंगे कि आपके प्रोग्राम में, आपके फॉर्मूले में एरर आए। ये समझ में आ गया? अच्छा, अब चलते हैं अपने दूसरे फॉर्मूले की तरफ। तो हमारा दूसरा फॉर्मूला है आईपीएमटी। क्या नाम है उसका? आईपीएमटी। आईपीएमटी का नाम क्या मतलब होता है? पढ़ लो इसको। इसका अर्थ समझ में आ गया? क्या अर्थ है इसका? किसके ऊपर? जो आप ईएमआई पे कर रहे हो ना, ईएमआई में इंटरेस्ट भी तो आ रहा है आपका, इंटरेस्ट भी तो जुड़ के दे रहे हो आप किसी को, किसी बैंक को जब आप ईएमआई दे रहे हो तो उसमें ब्याज भी तो है। आपको वो ब्याज पता करना है। जो आपने पहली इंस्टॉलमेंट पे करी है इसमें कितना पैसा ब्याज वाला है और कितना पैसा प्रिंसिपल अमाउंट है, ये चीज आपको निकालना है। तो आईपीएमटी फॉर्मूला आपको इंटरेस्ट वाली पेमेंट बता देता है। क्या बता देता है ये? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट वाली पेमेंट। तो मैंने यहाँ पर एक केस स्टडी करके एक यूजर केस डायग्राम बनाया जिसमें मैंने लिख दिया कि हमने भरी पहली ईएमआई। हमने पहली ईएमआई कितने की भरी? 11,993 रुपए की। हमको पता करना है इंटरेस्ट कितना लग रहा है इसमें। ठीक है, कैसे निकालेंगे? आप अपने फॉर्मूले को लगाना स्टार्ट करो। एबीएस पता है ना? फॉर्मूला लगाएंगे आईपीएमटी, पैरामीटर पढ़ो पहला, रेट ये रहा। ये समझ में आ गया? अब मैं ये नहीं बोलूंगा मैं किसको डिवाइड कर रहा हूँ किसको गुना कर रहा हूँ, कॉमन अंडरस्टैंडेबल है, अपना अंडरस्टूड हो जाना। अगला पैरामीटर क्या है? पर का मतलब हो गया इंस्टॉलमेंट नंबर। अगर एनपीआर होता है तो टोटल इंस्टॉलमेंट, और पीआर है तो इंस्टॉलमेंट नंबर। इंस्टॉलमेंट नंबर कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा। अगला पैरामीटर टोटल इंस्टॉलमेंट, और अगला पैरामीटर प्रिंसिपल अमाउंट। अभी ब्रैकेट बंद कर दो, कितना ब्याज लग रहा है? अब ये पॉइंट की वैल्यू नहीं चाहिए आपको। अगर पॉइंट की वैल्यू आपको नहीं चाहिए तो एक और फॉर्मूला होता है, उसमें बंद कर दो इसको, उसका नाम होता है इंट। क्या होता है? इंट। इंट में पॉइंट नंबर नहीं आते और ये पॉइंट नंबर अपने आप डिसमिस हो जाएगा। तो आपका जो ब्याज इसमें लग रहा है इंटरेस्ट, वो 1633 रुपए लग रहा है। अब ऐसे आप दूसरी किस्त पे कितना ब्याज लग रहा है वो पता कर सकते हो, आप आखिरी किस्त पे कितना ब्याज लग रहा है वो पता कर सकते हो। समझ आ गया? तो ऐसे आप किसी भी इंस्टॉलमेंट का नंबर डाल के उस पे लगने वाले ब्याज का पता लगा सकते हो। इसकी जरूरत आपको कब पड़ती है? जब आप होम लोन लेते हो ना बेटा, होम लोन लेते हो, होम लोन पे आपकी ईएमआई बनती है। क्या बनती है? ईएमआई। आपकी ईएमआई तो सिंगल ही रहेगी। मान लीजिए आपकी ईएमआई 11,993 रुपए की बन गई, हर महीने जा रही है। अब इस पे जो ब्याज लग रहा है उसका एग्जेप्शन ले सकते हो आप गवर्नमेंट से, इनकम टैक्स भरते हुए। अब इस पे ब्याज भी तो लग रहा होगा, उस ब्याज को शो करके उस पे टैक्स नहीं लगेगा। आप दिखा सकते हो कि मेरा ब्याज जा रहा है इसके ऊपर, तो ब्याज के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी, छोड़ देगी, उसको माफ हो जाएगा, आपका पैसा नहीं देना पड़ेगा टैक्स का। अब आपको निकालना होगा ब्याज। मान लीजिए आपका फाइनेंशियल, आपने होम लोन लिया फरवरी में। कब लिया? फरवरी में। आपकी इंस्टॉलमेंट चालू हो गई, पहली इंस्टॉलमेंट गई फरवरी, ध्यान से सुनना, पहली इंस्टॉलमेंट गई फरवरी, दूसरी मार्च में, दो इंस्टॉलमेंट दी। तो उन दोनों इंस्टॉलमेंट पे जो ब्याज है वो निकालोगे कि नहीं निकालोगे? ये काम तुमसे करवाएगा वो सीए।
और तुम कहोगे नहीं आता, उसकी तरह कहोगे फॉरगेट तो तुम्हें करेगा वो बर्दाश्त? एक बार करेगा, दूसरी बार करेगा, तीसरी बार क्या कहेगा? कुछ नहीं कहेगा, वो रिप्लेसमेंट ढूंढते हैं पहले, आपको डायरेक्ट नहीं कहेंगे कुछ भी। हमेशा याद रखना, कमर्शियली ऑफिशियल लाइन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपका रिप्लेसमेंट ढूंढेंगे वो, और जिस वक्त रिप्लेसमेंट मिलेगा तू भैया टाटा बाय बाय, फिर नहीं बोलते कुछ भी हो, तुम आओ मत आओ, जो मन करे वो करो तुम, ठीक है। तो भाई ये सिस्टम है इसका। तो आई थिंक दोनों चीजें समझ में आ गई। तो पहली दो इंस्टॉलमेंट का ऐसे, पहली का इंस्टॉलमेंट का ब्याज कितना निकला, 1633 रुपए, दूसरी का कितना निकला, अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तकरीबन 3000 समथिंग हो जाएगा, इसका हम एग्जेप्शन ले लेंगे। तो इस तरीके से एग्जेप्शन लिया जाता है, 2 महीने का जो लोगे, मार्च फाइनेंशियल एंड होता है आपका, तो ये मिल जाता है। अब चलते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ, एनपीआर। एनपीआर क्या होता है ये थोड़ा देखो, देखो एनपीआर का मतलब होता है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट क्रिएट कर सकते हो। जैसे मान लो आप बैंक के पास गए, बैंक से 2 लाख रुपए का लोन दे दो, 13.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि इस बार लोन आपने लिया पर्सनल लोन। पर्सनल लोन जब आप लेते हो तो वो लग्जरी में आता है, क्योंकि आवश्यकता है नहीं फिर भी लोन ले रहे हो, मतलब तुम तो बहुत अमीर आदमी हो। तो फिर से वो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करते हैं, ज्यादा कर देते हैं, तो आपके पास ज्यादा लग जाएगा। गॉट इट? इतना समझ में आ गया? आप अपने, जैसे कार लोन लो वो सस्ता होता है, एजुकेशन लो वो महंगा होता है। आज के टाइम पर एजुकेशन को लग्जरी मानते हैं, हमारी गवर्नमेंट लग्जरी मानती है उसे, जबकि एजुकेशन नीड होती है, असेंशियल आता है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट असेंशियल नहीं, असेंशियल तो नहीं, ये तो लग्जरी आइटम है। एजुकेशन क्या है हमारे यहाँ, लग्जरी। एजुकेशन पे हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा टैक्स स्लैब लगता है। हमारे भारत देश का सबसे ज्यादा टैक्स स्लैब कितना, 18%, और उसके ऊपर 40 है। 40 बहुत कम कैटेगरी में, 18 दो ही हो गए ना, 18 और 5 दो ही हो गए अब। तो हमारी एजुकेशन पे 18% लगता है, मतलब सबसे ज्यादा टैक्स स्लैब किस पे लगता है। आज के बाद कभी एजुकेटेड हो ना, कोई बच्चा पढ़ रहा होता है लग्जरी में आता है, बड़ा आदमी है, रईस है। समझ में आ गया, वो गरीब नहीं है अगर तुम पढ़ते हो तो तुम बड़े हो, लग्जरी है वो, समझ गए। अच्छा, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर इसने एजुकेशन लोन ले रखा है, कितना ले लिया टैक्स, 13.5% का। और इसने एक बात बोली कि भाई मैं हर महीने आपको 12,950 रुपए दूंगा। अभी इस बार टोक दिया, कई बार ऐसा भी तो होता है, जब आप किसी से बात करते हो तो वो आपसे या तो ये पूछेगा कितने साल की किस्त बना दूं, कई बार हम उल्टा बोलते हैं देखो मेरी इतनी सैलरी है, मैं हर महीने इतने पैसे दे पाऊंगा, ये बताओ कितनी इंस्टॉलमेंट बन जाएंगी। तो इस बार हम इंस्टॉलमेंट निकाल सकते हैं, कैसे निकलेगा, शॉर्ट टाइम यहाँ पर चलते हैं। मैंने यहाँ पर माइनस करके क्यों लिखा है इसको, क्योंकि पीएमटी जो होता है डेब्ट होता है, इसलिए उसको पहले ही माइनस कर दिया। चलिए निकालते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर, एनपीआर। एबीएस तो अलग में चिपका रखा है, उसको तो इग्नोर करो। पहला पैरामीटर क्या है, मंथ में कन्वर्ट कर दो इसको। अगला क्या है, टीएमटी ले लो, और अगला क्या है, और प्रिंसिपल ले लो। तो ज्यादा दिमाग थोड़ी ना लगाना, पैरामीटर पढ़ पढ़ के काम करते रहो, जैसे ही एंटर करोगे एक नंबर आ जाएगा, ठीक है। वो नंबर पूरा एग्जैक्ट तो नहीं होगा, लेकिन जो पॉइंट से पहले वाला नंबर होगा वो एग्जैक्ट होगा। तो कितनी किस्तें बनेंगी, 17 किस्तें, और जो आखिरी किस्त होगी वो कुछ लमसम पैसे होंगे, 100 200 400 रुपए। तो टोटल इंस्टॉलमेंट 17 बन जाएंगे आपकी। ये समझ में आ गया। अब हमारे पास आता है अगला फॉर्मूला, द नेम ऑफ द फॉर्मूला इज एफबी। एफबी का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू। अब इसका यूज कहाँ होता है, जब आपके पास कुछ पैसा होता है और आप बैंक में उसकी एफडी कराते हो, तो वहां ये काम आएगा। मान लो आपके पास 4 लाख रुपए है, आपने 3 साल के लिए बैंक में एफडी कराया, बैंक आपको इंटरेस्ट देगा 7.25% का। तो आपने क्या करा, 3 साल के लिए एफडी मैच्योरिटी पे डाल दिया। अब आपको ये पता करना है कि 3 साल के बाद वो पैसा कितना हो जाएगा, क्योंकि वो पैसा आपको भविष्य में मिलेगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। निकालते हैं, पहला पैरामीटर रेट, दूसरा पैरामीटर टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी है, ये ईयर है, मंथ कैसे बनेगा, फिर डिवाइड 12 कर रहे हो, गुना 12। और उसके बाद क्या पूछ रहा है, क्या पीएमटी है हमारे पास, तो क्या डालेंगे, और उसके बाद क्या पूछ रहा है, कितना है। अब ये सारे पैरामीटर बदल, जो जो पूछा दे दिया हमने, एंटर किया, कितना बनेगा पैसा, 4,96,861 रुपए। ये समझ में आ गया। अब आ जाइए एक आखिरी फॉर्मूले पे, पीवी। पीवी का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू। अब ये क्या होता है, मान लो इस बार फिर से आप बैंक के पास गए, बैंक के पास जाके बोला कि मेरे को 2 साल की एफडी कर दो, 7.25 का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इस बार आपने बैंक मैनेजर को बोला कि ऐसा करो कि मेरे को ना एफडी एग्जैक्ट 2 साल के बाद 2.5 लाख रुपए मिल जाए, कितने पैसे जमा कर दो। समझ में आ गया, कितने पैसे हम जमा कर दें कि एग्जैक्ट वो पैसे 2.5 लाख रुपए हो जाए। यानी आपको डिपॉजिट अमाउंट पता करना है।
बैंक वालों से पूछोगे तो वो इस टाइम बहुत बिजी होते हैं, वो नहीं बताएंगे आपको, ठीक है। वो खुद ही कहेंगे ताऊ चाचा फूफा जो भी डालना है डाल दो, भाई हमारे पास इतना वक्त नहीं है। समझ गए बात? तो आप खुद निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे? आप लगाएंगे प्रिंसिपल वैल्यू, क्योंकि आपको डिपॉजिट अमाउंट पता करना है, प्रिंसिपल वैल्यू पता करनी है। पहला आ गया रेट, फिर आ गया टोटल टाइम, फिर आ गया पीएमटी जो है ही नहीं, फिर आ गया फ्यूचर वैल्यू जो कि 2.5 लाख रुपए है, ठीक है। कितना बन गया अमाउंट? 2,16,350 रुपए आप जमा कर दो, एग्जैक्ट 2 साल के बाद वो 2.5 लाख रुपए हो जाएंगे। समझ में आ गया वाला? अब एक आखिरी फॉर्मूला और उसके बाद खत्म। अब आखिरी फॉर्मूला क्या है? मान लो आप लोगों ने एसआईपी का नाम सुना है? एसआईपी क्या होता है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आप गरीब हो और अमीर होके मरना चाहते हो, एसआईपी खोल लो। सही बोल रहा हूँ, झूठ नहीं कह रहा। अगर आपको लगता है कि आपको अमीर होके जाना है यहाँ से, तो एक एसआईपी जरूर खोल लो और उसको मरते दम तक चलाओ जब तक आपकी उम्र 60 साल नहीं हो जाती, बिना रोक टोक के। और एसआईपी में जो पैसा डाल दे उसको कभी मत निकालना, 60 साल का लक्ष्य होता है उसमें, मतलब उसको रिटायरमेंट पे निकालो। अमीर होके मरने की बात करिए, जीने की नहीं करिए। तो अब देखो इस पे क्या होता है। मान लो आपने एसआईपी खोल ली और हर महीने कुछ पैसा आप जमा कर रहे हो। आपने 2 जनवरी 2023 को 5,000 रुपए जमा करे। आपने जब पैसा जमा किया तो आपके अकाउंट से क्या हो गया? डेब्ट हो गया, तो माइनस करके लिखना है। तो डेट और पैसा साइड में लिखते रहो, कब कब आपने जमा किया। 12 जनवरी 2023 को 2,000 रुपए डाल दिए, 3 जनवरी 2023 को 2,500 डाल दिए, 14 सितंबर 2023 को 6,000 डाल दिए, 5 अगस्त 2024 को लगभग 1 साल के बाद 11,000 रुपए डाल दिए। उसके बाद आपको 14 अक्टूबर 2025 को 29,325 रुपए मिलते हैं, या मान लीजिए आपको 31,235 रुपए मिलते हैं। तो अब आपको ये पता करना है कि कितना इंटरेस्ट मिला। आपने एक्चुअली पैसे कितने जमा कर दिए? आपने पैसे जमा करे तकरीबन 26,500, लेकिन आपको पैसे कितने मिल गए? तो आपको देखना ब्याज कितना मिला, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। अब कैसे निकालेंगे इस चीज को? ये चीजें समझ में आ गई। जो पैसा डेबिट हुआ माइनस, जो पैसा क्रेडिट हुआ पॉजिटिव, डेट के साथ ऐसे लिख लीजिए साइड साइड। अब आप निकाल सकते हो। आप लिखे यहाँ पर XIRR। XIRR का मतलब होता है एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो इसमें हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकाल सकते हैं CAGR की हेल्प से। तो यहाँ पर आपको पहला पैरामीटर देना वैल्यूज, वैल्यूज में वो सारे अमाउंट ले लीजिए। दूसरे पैरामीटर में जितनी भी डेट्स हैं वो सारी ले लीजिए, वो बगल में लिखी हुई है। अब आपकी सिरदर्दी नहीं है, सिरदर्दी एक्सेल की है, ये खुद निकालेगा, बस कुछ नहीं करना। कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? अच्छा मिल रहा है, बैंक तो 6 ही देता है। 8.5 का इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर आपके सारे के सारे जो फॉर्मूला का लॉजिक वॉजिक है खत्म हो जाता है। अब किसी बच्चे को डाउट, कोई सवाल, कोई क्वेश्चन है, पूछ सकता है। नो? क्लास को ओवर करते हैं। डाटा शीट वगैरह वीडियो वगैरह आपको ग्रुप में मिल जाएगी। आज की क्लास ओवर, अब कल मिलते हैं।